मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में आज वर्ष 2021-22 के लिए 97,106 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय का बजट पेश किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। लोगों से देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टीका लगाने की अपील की। देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाने का कार्य शुरू। और बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए विमान सेवा आज से शुरू। पहली उड़ान को लेकर यात्रियों में रहा खासा उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त विभाग का मुखिया होने के नाते वर्ष 2021-22 के लिए 97,106 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय और 97,145 करोड़ रुपए के अनुमानित आय का बजट पेश किया। इस बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 38%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 39% और सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 23% का प्रावधान किया गया है। साथ ही 17,461 करोड़ रुपए के सकल वित्तीय घाटे और राजस्व घाटे में 3,702 करोड़ रुपए की कमी का अनुमान किया गया है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम के मूल मंत्र में समाहित भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए श्री बघेल ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की अवधारणा को लेकर काम कर रही है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास, हाइट का पहला अक्षर एच, होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास का सूचक है। इस समग्र विकास का लाभ हमारे किसानों को, श्रमिकों को, वनवासी भाइयों को, माताओं और बच्चों को समान रूप से प्राप्त होता है। विकास की इस अवधारणा में बड़े नगरों का आधुनिकीकरण के साथ साथ सुदूर दुर्गम क्षेत्र के गांवों में भी बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में सुशासन की स्थापना के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए साथ ही अपने सांस्कृतिक एवं परंपराओं का संरक्षण कर उन्हें चिरंजीवी रखने के लिए भी पूर्ण प्रयास करते हैं। सदन में अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने अनेक घोषणाएं की। उन्होंने 2200 होमगार्ड के नए पद स्वीकृत किए जाने और 11 नई तहसीलों के साथ ही 5 नए अनुविभाग बनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि गौठान योजना के लिए बजट में 175 करोड़ रुपए और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि उत्पाद व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए राज्य के अलावा राज्य के बाहर भी सी मार्ट खोले जाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इसे कृषि के समान दर्जा दिया जाएगा। बजट में पत्रकारों की दुर्घटनाजन्य आकस्मिक मृत्यु के मामलों में दी जाने वाली सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य की पुरातात्विक धरोहरों के अध्ययन और खोज के कार्यों को गति देने के लिए पुरातत्व विभाग से अलग संचालनालय गठन किए जाने की भी घोषणा की। श्री बघेल ने बताया कि बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर विशेष पुलिस बल का गठन किया जाएगा, जिसमें अंदरूनी गांव के स्थानीय युवकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए बजट में 92 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स विशेष बल का गठन किया जाएगा। बल में अंदरूनी ग्रामों के स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। युवाओं के अंदरूनी क्षेत्र एवं जंगल की जानकारी का लाभ नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस बल को प्राप्त हो सकेगा। इस वर्ष
इस हेतु वर्ष 21-22 के बजट में 2,800 व्यक्तियों की भर्ती की जाएगी। इस पर 92 करोड़ का व्यय संभावित है। राज्य पुलिस मुख्यालय में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना हेतु 20 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए 21-22 के बजट में 1,33 लाख नवीन मद में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में परंपरागत ग्रामीण व्यवसायिक कौशल को बढ़ावा देने और कर्मकारों को सहयोग देने के लिए तेल घानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्प विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड और रजककार विकास बोर्ड की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना के कारण छत्तीसगढ़ को मिलने वाला राजस्व प्रभावित हुआ है, लेकिन राज्य में जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। कोरोना के चलते स्टेट की रेवेन्यू में थोड़ी प्रभावित भी हुई है, इसलिए बजट का जो प्लान था वो लगभग पिछले वर्षों के बजट के आसपास ही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने हमारी निरंतरता की सारी योजनाओं को प्रचलित रखने का निर्णय लिया है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुपोषण की लड़ाई है उसके लिए बजट में प्रावधान पर्याप्त किया गया है। तीसरी प्रमुख बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जितना भी हम लोगों को किया जा सकता था वो सब कुछ बजट में प्रावधानित किया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस बजट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार बजट का आकार छोटा हुआ है और इस बजट में कुछ नया शामिल नहीं किया गया है। 17% की जो राशि पूंजीगत व्यय में खर्च होती थी वो घटते घटते 14% की राशि पूंजीगत व्यय में आ गया है। पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि बजट का साइज कम हो रहा है और उसके साथ ही साथ दो बड़ी योजनाएं जिसके बारे में प्रचारित किया था, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। राज्य सरकार इसको बड़े जोर शोर से बढ़ाती थी और 2 दिन पहले ही घोषणा कर दिया था कि हम वैक्सीन लोगों को निःशुल्क देंगे। आज मैं देख रहा था बजट में शायद कोई ऐसा प्रावधान होगा कि गरीबों को या छत्तीसगढ़ के 2,75,00,000 लोगों के लिए वैक्सीन 2,75,000 लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था होगी, मगर वैक्सीन के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है और बजट में उसका प्रावधान नहीं रखा है। वहीं बसपा नेता केशव प्रसाद चंद्रा ने कहा कि बजट में मजदूर, किसानों, बेरोजगारों और क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और बजट पे कहीं मजदूर, किसानों के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए या एक कांग्रेस की सरकार जिन मुद्दों को लेकर के घोषणा पत्र बना करके पूर्ण बहुमत की सरकार में आए थे उनके हितों के लिए कहीं कोई बजट पे प्रावधान नहीं दिखा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश किया। पूरे देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से ऊपर के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए पंजीकरण आज से वेबसाइट www.cowin.gov.in पर किया जा सकता है। सभी संबंधित नागरिक कोविन 2.0 पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर कहीं से भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराकर टीका लगवाने के लिए समय ले सकते हैं। 10,000 सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी, जबकि करीब 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा। टीकाकरण अभियान के तहत निजी अस्पताल कोविड-19 वैक्सीन के लिए 250 रुपए प्रति डोज तक ले सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राज्य सरकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केंद्र बनाने की छूट होगी। राज्य सरकारें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वास्थ्य केंद्रों और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का इस्तेमाल कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में कर सकती हैं। टीकाकरण अभियान के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली। एक ट्वीट में श्री मोदी ने ये जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत किया है, वह उल्लेखनीय है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि जो भी वैक्सीन लेने के पात्र हैं, वे सभी टीका लगवाएं और सब मिलकर भारत को कोविड मुक्त बनाएं। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 97.07% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 1,07,00,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। सरकारी और निजी केंद्रों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक उम्र के विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में ये टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। वहीं निजी केंद्रों में अधिकतम 100 रुपए सेवा शुल्क और 150 रुपए वैक्सीन के लिए भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को टीकाकरण के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही टीकाकरण के दौरान गुणवत्ता और सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। टीकाकरण किए जाने में हमको आसानी भी होगी और कम समय में हम टीकाकरण कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखे इस चरण में जो है 1 मार्च से वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो 60 वर्ष से अधिक के हैं एवं ऐसे लोगों को जो कि 45 से 49 वर्ष के हैं और जिनको कि 20 तरह के कोमॉर्बिडिटी जो कंडीशन है उससे ग्रसित हैं, तो जिनको कि वो आरएमपी से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफाई के बाद जो लेकर आएंगे तो उनको भी ये टीका दिया जाएगा। ये टीका जो है शासकीय संस्थानों में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और उप स्वास्थ्य केंद्र इस स्तर तक भी दिया जाना है। और पीएमजेवाई के जो इम्पेनल निजी अस्पताल हैं जो कि लगभग हमारे प्रदेश में 372 के लगभग हैं और सीजीएचएस के इम्पेनल अस्पताल, इनको भी जो है इनके माध्यम से भी ये टीकाकरण किया जाना है। कोविड टीका लगवाने वाले व्यक्तियों को अपने साथ कोई भी एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। इनमें आधार कार्ड, एपिक कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पेंशन दस्तावेज शामिल हैं। प्रदेश में आज से शुरू हुए दूसरे चरण के कोविड टीकाकरण अभियान के तहत सरकारी अस्पतालों और निजी केंद्रों में टीके लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रारंभिक स्तर पर अभी 100 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 60 सरकारी और 40 निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं। इस चरण में करीब 30 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। रायपुर के जिला अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन के लिए आज पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि आज बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक और 45 वर्ष से अधिक उम्र के विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोग कोविड का टीका लगाने के लिए उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। आज 60 प्लस और 45 जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार हैं और अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं। हमने एक टोकन की व्यवस्था की है शुरू के कुछ दिनों के लिए जो नगर निगम से मिल जाएगा और हम यहाँ लोकल यहाँ जो सेंटर है वहाँ पे भी टोकन बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं और जिनके पास ये टोकन होगा उनको फिर वेरीफाई करके इंजेक्शन लग जाएगा। वहीं धमतरी में जिला अस्पताल को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहां सुबह 9:30 बजे से ही लोग कोविड का टीका लगाने के लिए पहुंचे। पहला टीका 60 साल के रामकृष्ण मराठा परा को लगा। वहीं 66 साल के बलदाऊ चंद्राकर ने भी कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिना किसी भय के समय रहते ये टीका लगवा लें। प्रक्रिया में यह है कि स्पॉट पे ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। जो भी व्यक्ति 60 साल से ज्यादा या 45 वर्ष से ज्यादा और साथ में कोमॉर्बिडिटी या अन्य बीमारियां हैं और 45 वर्ष से ज्यादा के उम्र के हों तो उनका भी मेडिकल दस्तावेज लेके यदि वो टीकाकरण केंद्र पे आएंगे तो उनका पंजीयन किया जाएगा और इस पंजीयन के बाद टीकाकरण हो जाएगा।
प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज कोविड वायरस से बचाव के लिए चुने हुए लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर 2 से 3 दशक पहले ऐसा हुआ होता तो यह देश के लिए अच्छा होता। अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को आज संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें खाद्य, सब्जी, फल और मत्स्य पालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होता। अब हमें जो समय बीत गया है उसकी भरपाई तो करनी ही करनी है। आने वाले दिनों के लिए भी अपनी तैयारी और अपनी तेजी को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की जरूरत पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि किसान रेल देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का एक मजबूत माध्यम बन गई है। केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधानों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। आज से बिलासपुर भी देश के हवाई नक्शे में शामिल हो गया है। बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए विमान सेवा आज से शुरू हो गई है। नई दिल्ली से केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बिलासपुर के चकरभाटा स्थित हवाई अड्डे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हवाई सेवा का वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने बिलासपुर एयरपोर्ट शुरू करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ ही उन लोगों का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने हवाई सेवा के लिए लगातार प्रयास किया। संज्ञान में लिया और आज वो शुभ दिन आया जिसमें बिलासपुर हवाई सेवा से जुड़ सका है। इसके लिए जिन साथियों ने प्रयास किया उन सब के प्रति मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं, सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। ये बिलासा देवी केवट के नाम से रखा गया है, जिसके नाम से ये बिलासपुर नगर बसा है, उसके नाम से रखा गया है। तो एक महत्वपूर्ण ये निर्णय भी हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय हरदीप एस पुरी साहब को कि उन्होंने जब भी हम लोग गए और बहुत ही श्रद्धाता पूर्वक हम लोगों की बात सुनी, और चाहे वो 2C के लाइसेंस का मामला हो चाहे 3C लाइसेंस का मामला हो, उसमें तत्परता से उन्होंने कार्रवाई की। बिलासपुर से नई दिल्ली जाने वाली इस हवाई सेवा की पहली उड़ान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रयागराज की पहली फ्लाइट में सभी 70 यात्री बिलासपुर के रहे। ये हवाई सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने आज अपना तीसरा बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त विभाग के भार साधक मंत्री होने के नाते विधानसभा में सालाना बजट पेश किया। प्रदेश के लिए 97,106 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण राजस्व की कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गोबर को गोधन बनाने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लगातार जनता के हित में काम किया है। सरकार ने गोबर को गोधन बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए गोधन योजना लागू की। पशुपालकों से गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके पहले विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने कांकेर आदिवासी विभाग में कंप्यूटर प्रिंटर प्रोजेक्टर खरीदी में गड़बड़ी का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि कमिश्नर ने अखबार के समाचार के आधार पर पत्र लिखा है। इस बात को लेकर सदन में हंगामा होता रहा। विपक्ष के विधायकों ने सदन की कमेटी बनाकर इस मामले की जांच की मांग की। आदिम जाति कल्याण मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सभी सवालों और आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केवल निविदा आमंत्रित की गई है, इसमें भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। मंत्री ने सदन में कहा, अगर सदस्यों को आपत्ति है तो पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे। इसके तहत सूखा राशन जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के समन्वय से खरीदी की गई। मंत्री ने दावा किया कि राज्य में इस दौरान सबसे सस्ती और गुणवत्ता युक्त बड़ी खरीदी की गई। विपक्ष ने पूरे मामले की जांच सदन की कमेटी से कराए जाने की मांग की। काफी देर तक हंगामे के बाद भी मंत्री ने इस पर जांच से इंकार किया। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने अपना सवाल पूछने इंकार कर दिया और कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के समझ पे वे इस संबंध में अपना अलग से पक्ष रखेंगे। इसके बाद उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया। विधानसभा में राज्य में कांग्रेस सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी मंशा प्रदेश को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की है। बजट में सकल घरेलू उत्पाद में 5.32% का अनुमान रखा गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 1% अधिक है। मुख्यमंत्री के बजट भाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि सदन में बजट पर सामान्य चर्चा 2 और 3 मार्च को कराई जाएगी। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 2 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।